द चाइनीज़ सिविल वॉर। तो आज के वीडियो का टॉपिक है द चाइनीज़ सिविल वॉर, जो कि हुआ था 1927 से 1949 के बीच में। हालांकि ये वॉर दो फेज़ में हुआ था, और पहला फेज़ जो कि 1927 से लेकर 1936 तक हुआ था। उसके बाद अगला फेज़ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यानी कि 1945 से लेकर 1949 तक हुआ था। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। बात है 1900s की, जब चाइना में क्विंग डायनेस्टी का रूल था। हालांकि वो एक पपेट रूलर थे वेस्टर्न पावर्स के, प्राइमरली यूके के। एस की जो ओपियम वॉर हुआ था यूके और चाइना के बीच में, दोनों ही वॉर्स में यूके ने चाइना को डिफीट दी थी। ओपियम वॉर के ऊपर फ्यूचर में एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो आप ये समझिए कि चाइना वेस्टर्न पावर्स के कंट्रोल में था और इंटरनली चाइना छोटे बड़े वॉरलॉर्ड्स में डिवाइड था। अब 1911 तक आगे क्विंग डायनेस्टी ऑफिशियली कोलैप्स हो जाती है और एक पार्टी फॉर्म होती है जिसका नाम होता है कुओमिंटांग। sun Yat-sen इस पार्टी को लीड करते हैं और इन्हें आप चाइना का चाणक्य भी कह सकते हैं। जैसे चाणक्य का ड्रीम था इंडिया को एक सिंगल रूलर के अंडर लाना, जो कि अशोका ने लेटर फुलफिल किया, वैसे ही sun Yat-sen का ड्रीम था चाइना को इन वॉरलॉर्ड से फ्री करवा के एक यूनाइटेड चाइना बनाना। हालांकि इंटरनली वॉरलॉर्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे चाइना में, तो sun Yat-sen को कुछ खास सक्सेस मिला नहीं। तो उन्होंने हेल्प के लिए वेस्टर्न पावर से हेल्प मांगा, पर उन्होंने मना कर दिया। तो लास्ट में वो सोवियत के साइड गए हेल्प के लिए, और सोवियत रेडी हो गया हेल्प करने के लिए। और केएमटी के अंदर एक कम्युनिस्ट ब्रांच टाइप ऑर्गेनाइजेशन खोली सोवियत ने चाइना में, जिसका नाम पड़ा सीसीपी। जी हाँ, आज वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। देखिए, सुन ने अपनी तरफ से जो भी चाइना के लिए बेस बनाना था, चाइना के रीयूनिफिकेशन के लिए, वो कर दिया था, पर वो स्किल्ड लोगों को लैक करता था उसके ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसने अपने पार्टी में से जो केपेबल लोग थे उन्हें मॉस्को भेजा मिलिट्री, स्टेटक्राफ्ट और ये सारे स्किल्स को एक्वायर करने के लिए। उन्हीं में एक मेंबर था चैंग काई शेक नाम का, जो कि आगे चल के केएमटी को लीड करता है sun Yat-sen के बाद। तो अब 1925 में sun Yat-sen निकल लेते हैं, और जैसा हमेशा होता है केएमटी भी टूट जाता है sun Yat-sen के डेथ के बाद, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट विंग और एक राइट विंग। रीज़न ये था कि केएमटी के मेंबर समझ रहे थे कि सोवियत अपने असली रंग दिखा रहा है अब, जिसमें वो सीसीपी के हेल्प से केएमटी को अंदर से ही तोड़ रहा है। लेटर केएमटी स्प्लिट हो जाता है और दो पार्टीज निकलती हैं, जिनमें से एक को चैंग काई शेक लीड करता है और एक को माओ जेडोंग लीड करता है। देखिए, भले जो सीसीपी है उसको सोवियत की बैकिंग थी, पर वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। एस की नंबर्स के मामले में जो सीसीपी है उसके पास 10,000 मेंबर्स थे, वहीं केएमटी के पास 50,000 मेंबर्स थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 1927 के आसपास की। अब दोनों ही पार्टीज़ ने जहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखा था, उन सारे एरियाज़ को कब्जा कर लिया था, और अब रिफ्ट बढ़ते जा रहा था, जो कि अब वॉयलेंट क्लैशेस के रूप में बाहर आ रहा था, जो कि स्टार्ट होगी चाइनीज़ सिविल वॉर की इन दोनों पार्टीज़ के बीच में। इस वॉयलेंट क्लैश में एक काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट इवेंट हुआ था, जो कि 1927 में हुआ था, जिसे शांघाई मैसेकर के नाम से जानते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बोला कि चैंग काई शेक की केएमटी पार्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो उसने मॉडर्न डे के ईस्टर्न चाइना यानी कि जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे और बीजिंग तक अपना कंट्रोल ले लिया था, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे, जैसे कि बीजिंग, नैनजिंग और ऐसे ही कई सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़। और वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट भी चाइना की केएमटी पार्टी ही थी, ना कि सीसीपी। माओ के सीसीपी के पास भी काफ़ी सारा एरिया कंट्रोल में था, पर वह ज़्यादातर की जंगल और माउंटेनियस टेरेन वाला एरिया था, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी। टाइम आता है अगस्त 1927 का, जब चाइनीज़ सिविल वॉर स्टार्ट होती है। सीसीपी ने वुहान, जहाँ से कोविड निकला था, उसी वुहान में उस टाइम पर केएमटी का कंट्रोल था। वहाँ पर जाके केएमटी की उस गवर्नमेंट के खिलाफ रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया, और इस रिवॉल्ट ने जन्म दिया थी चाइनीज़ रेड आर्मी का। हालांकि सीसीपी काफ़ी ज़्यादा वीक थी, तो केएमटी ने आराम से इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया, लेकिन धीरे धीरे सोवियत के हेल्प से सीसीपी छोटे टाउन्स या फिर सिटीज़ को अपने कंट्रोल में ले रहा था, बट उसको रिकैप्चर कर लेता था केएमटी बाद में। इस सभी इवेंट्स के बीच में मास लेवल पे किलिंग्स हो रही थी दोनों ही साइड से। माओ और चैंग ट्राई कर रहे थे एक दूसरे के आर्मी को अलग अलग फ्रंट्स पे ख़त्म करने की, और दोनों कहीं सक्सेसफुल हो रहे थे तो कहीं फेल हो रहे थे। टाइम के साथ चैंग की आर्मी माओ के आर्मी के ऊपर भारी पड़ने लगी थी, और एक एक करके माओ के आर्मी के डिविजन्स को चैंग की आर्मी ख़त्म करते जा रही थी। एट दी एंड माओ को वॉर छोड़ के भागना पड़ा, जिसमें माओ ने लॉन्गेस्ट मार्च किया, जिसको लॉन्ग मार्च बोलते हैं, जो कि 12,500 किलोमीटर की वॉक थी। चाइना के मेन लैंड से चाइना के माउंटेन्स यानी कि वेस्टर्न चाइना की साइड माओ भाग गया। वहाँ पर छुपकर माओ ने अपनी आर्मी को रिबिल्ड करना स्टार्ट किया, लोगों को रिक्रूट करना स्टार्ट किया, जिसमें मेजरली पीजेंट्स, फार्मर्स और वर्कर्स को थे अपनी आर्मी में। ऐसे कि आप जानते होंगे कम्युनिस्ट का क्लासिक लेबर और फार्मर्स की पार्टी वाला डायलॉग। अब माओ के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी थी और चैंग के पास भी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। फिर दोनों ने सिटीज़ में अपने पावर स्ट्रगल को स्टार्ट किया। ये कुछ मैप्स हैं जो कि डिपिक्ट कर रहे थे कि अलग अलग टाइम पे कौन कंट्रोल कर रहा था किन सिटीज़ को, आप देख सकते हैं। चाइना में हो रहे इस सिविल वॉर को जापान बाहर से देख रहा था, और इसका फ़ायदा उठाकर जापान ने चाइना के नॉर्दर्न रीजन में, जिसमें आप मैप मिल सकते हैं, जिसको मंचूरिया रीजन कहते हैं, इन पे कब्जा कर लिया। चैंग की आर्मी स्ट्रॉन्ग तो थी, पर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो अकेले जापान की आर्मी को रोक सकते थे।
तो चैंग के कुछ जर्नल्स ने चैंग को सजेस्ट किया कि टेम्परली ट्रूस कर लीजिए माओ के साथ में और जापान के थ्रेट को पहले न्यूट्रलाइज कर लेते हैं और बाद में डिसाइड कर लेंगे कि कौन चाइना पे रूल करेगा। हालांकि चैंग को स्टार्टिंग में नहीं करना था ट्रूस माओ के साथ में, बट लेटर अपने जर्नल्स के आके उसे करना ही पड़ा। 1936 में चाइनीज सिविल वॉर पे पॉज लगता है और दोनों ही फोर्सेस ट्रूस के बाद जापानीज फोर्सेस के खिलाफ यूनाइटेड हो जाती हैं। सोवियत को भी इससे कोई इशू नहीं था, एज की सोवियत भी जापान को एक थ्रेट समझता था। जापान भी अपने वेल इक्विप्ड सोल्जर्स को चाइना के कोस्टल सिटीज़ पे उतारता है और नॉर्दर्न साइड से चाइना के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। अब देखिए, जो कोस्टल सिटीज़ थी उसमें मैंने पहले ही आपको बताया कि चैंग के आर्मी का कंट्रोल था, और जो नॉर्दर्न साइड के सिटीज़ थी वहाँ पर भी चैंग के आर्मी का ही कंट्रोल था। यानी कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है जापानी सोल्जर्स के साथ चैंग के सोल्जर्स का, जिसमें जापानी सोल्जर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि चैंग के सोल्जर्स को हैवी लॉसेस उठाने पड़ते हैं, जो कि आगे चल के एक मेन रीज़न बनता है कि सीसीपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है अगेंस्ट चैंग आर्मी इन सेकेंड फेज ऑफ चाइनीज सिविल वॉर। जो माओ के सोल्जर्स थे, यानी कि जो सीसीपी की रेड आर्मी थी, वो चाइनीज़ प्लेन्स एरियाज से दूर थी, यानी कि वो माउंटेनस एरिया में रह रहे थे काफ़ी टाइम से। जब फर्स्ट वॉर हुई थी और माओ ने लॉन्ग मार्च की थी उसके बाद से ही, तो वो गोरिल्ला वॉरफेयर में काफ़ी अच्छे हो गए थे और इसीलिए उन्होंने जापानीज़ के खिलाफ भी गोरिल्ला वॉरफेयर ही किया, जिसकी वजह से उनको कम कैजुअलिटीज़ हुई इन कंपेरिजन टू चैंग आर्मी। धीरे धीरे सीसीपी और केएमटी के इस अलायंस में क्रैक्स आने स्टार्ट हो गए थे और सोल्जर्स इंटरनली खुद से भी फाइट करने लगे थे जापानीज़ आर्मी को छोड़कर, और इसका फ़ायदा जापान को हो रहा था। तो उस टाइम पे एस की चाइना अलायंस पावर में था, तो दोनों ही यूएसए और सोवियत ने सीसीपी और जो चैंग की आर्मी थी उसको, उन दोनों के बीच के क्लैशेस को प्रिवेंट करना चाहा और दोनों पार्टीज़ को कुछ ना कुछ सक्सेस भी मिली ना। फास्ट फॉरवर्ड टू 1945 अगस्त में, जब जापान के ऊपर 2 एटॉमिक बम्स गिरे और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, चाइना में भी जापान के सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया और जापान ने अपने फोर्सेस को वहाँ से वापस बुला लिया। अब सिचुएशन काफ़ी स्विफ्टली चेंज होती है। माओ ने वॉर का फेस फिर से स्टार्ट किया, जो कि 1945 में स्टार्ट हुआ था, और इस बार सीसीपी पहले से कई गुना स्ट्रॉन्ग हो गई थी, जिसके रीज़न ये थे। पहला, जो मंचूरिया रीजन था चाइना का, जहाँ पर जापान ने अपने 7 लाख ट्रूप्स को डिप्लॉय किया था, उनसे यूएसएसआर ने सरेंडर करवा दिया था और उनके सभी वेपन्स को यूएसएसआर ने सीसीपी को सप्लाई कर दिया था। दूसरा, चाइना की ऑफिशियल गवर्नमेंट वर्ल्ड रिकॉग्नाइज उस टाइम पे चैंग की गवर्नमेंट थी, यानी कि केएमटी, और जापान के सोल्जर्स ने भी ज़्यादा टारगेट केएमटी के सोल्जर्स को ही किया था, यानी कि चैंग के सोल्जर्स को। तीसरा, अनलाइक सीसीपी जिसको सोवियत की बैकिंग थी, चैंग की केएमटी पार्टी को किसी भी फॉरेन प्लेयर की बैकिंग नहीं थी। यूएसए ने उस टाइम पे चाइना को छोड़कर कोरिया को प्रायोरिटी किया, जिस पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो चैंग के पार्टी को किसी भी फॉरेन प्लेयर की बैकिंग नहीं थी, जैसा कि सीसीपी के साथ था। ये रीज़न थे कि जो सेकेंड फेज़ हुआ चाइनीज सिविल वॉर का, उसमें माओ की पार्टी चैंग के पार्टी पे भारी पड़ गई। 1946 आते आते चाइना की मेजर सिटीज़ पे माओ की पार्टी का कब्जा हो चुका था, और उस टाइम पे आप ये समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के एंड आते आते सीसीपी की स्ट्रेंथ 1.2 मिलियन से लेकर 3.2 मिलियन सोल्जर्स की हो चुकी थी। केवल सेकेंड फेज़ में, जो कि 1946 से स्टार्ट हुआ था, उसमें सीसीपी ने केएमटी के 1.2 मिलियन सोल्जर्स को एलिमिनेट कर दिया था। अब चैंग ने मेनलैंड चाइना को छोड़ दिया और ताइपे, जो कि चाइना के पास ये कोस्टल एरिया एक आइलैंड टाइप है, यहाँ पे चले गया अपने कुछ मेजर सपोर्टर्स और गोल्ड और डॉक्यूमेंट्स के साथ में, जिसे आज हम ताइवान बुलाते हैं। तो ये ताइवान बन गया आरओसी, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसका प्लान है कि ये बड़े वाले चाइना को, जिसे पीआरसी यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना हम कहते हैं, उसे कंट्रोल में लेना। पीआरसी यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का तो आपको पता ही होगा, आए दिन आप सुनते होंगे कि वो ताइवान के ऊपर ड्रिल्स कर रहा है और उसको कंट्रोल में लेना है। तो ऐसे ख़त्म होता है चाइनीज़ सिविल वॉर 1949 में जाकर, जब सीसीपी और माओ जेडुंग पूरा कंट्रोल कर लेता है चाइना में, और तिएनमेन स्क्वायर में चाइना का जो रेड फ्लैग है आज वाला, वो फेव करता है। डेथ टोल की बात करें तो फर्स्ट फेज़ में सीसीपी के डेथ्स हुए थे 2,63,000 और चैंग के पार्टी के डेथ्स हुए थे 3,70,000। अगर सेकेंड फेज़ की बात करें तो इसमें जो सीसीपी के डेथ्स थे वो 2.8 मिलियन हुए थे और चैंग के पार्टी के डेथ हुए थे 1.7 मिलियन। इन टोटल अगर पूरे सिविल वॉर की डेथ्स को हम लोग काउंट करें, जिसमें सीसीपी के सोल्जर्स की डेथ्स और जो चैंग की पार्टी के सोल्जर्स के डेथ्स थे दोनों ही फेज़ में, साथ ही में जो सिविलियन डेथ्स हुई थी, इन सबको काउंट करें तो ये आराम से 10 मिलियन को क्रॉस कर देता है। तो ये था हमारा डिटेल्ड एनालिसिस चाइनीज सिविल वॉर के बारे में। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट करें, साथ ही में वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में अगर आपको और भी ऐसे हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो आप आई बटन में क्लिक कर सकते हैं या फिर एंड में इस आते हुए प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड फॉर वीकली हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस।